नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हिमांशु सर के साथ जुड़ चुके हैं फ्रेंड, यहाँ पे धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हिमांशु सर को ढेर सारा धन्यवाद एवं हार्दिक आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए रेडी हुए हैं, ताकि अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके, ताकि भविष्य में जब कभी भी आप रेल को ज्वाइन करें तो आप बेहतर ढंग से रेल और हमारे देश की सेवा कर सके। इंटरव्यू को हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको अप्लाई करके आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। आज और कल 20 और 21 इन 2 दिनों के बीच में टेक्स्ट बुक पास को परचेज करेंगे तो उमंग स्टडी की तरफ से आपको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया जाएगा। ओके, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे सब्सक्राइबर्स को। मेरा नाम हिमांशु परमार। हम अभी रेलवे में टेक्नीशियन 2 के पद पर हैं और यहीं से 2015 में हम रेल को ज्वाइन किए। जी, तो सर सबसे पहला जो आपसे सवाल है सर वो ये है कि जब भी आप इंडियन रेलवे का फॉर्म फिलअप किए थे तो फॉर्म फिलअप तो हर स्टूडेंट से एक सपना लेकर के करता है कि मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम्स को दूंगा और मेरी भी जॉब एक दिन रेलवे में लगेगी, या जिस भी संस्था को वो फॉर्म भरते हैं तो उस संस्था में उन जॉब करना उनका सपना होता है। तो उस समय कहीं ना कहीं जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, आप भी एक एस्पायरेंट रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, तो क्या सपना लेकर के फॉर्म फिलअप किए थे, और जो सपना लेकर के फॉर्म फिलअप किए थे तो वो सपना आज आपका कितना साकार होता हुआ आपको दिख रहा है? सर एक्चुअली ये है कि ये कोई सपना लेकर हम इस फॉर्म को नहीं फिलअप किए थे। जब हम ये 2010 में हम इंटर पास किए, 12th पास करने के बाद 2014 में हम ग्रेजुएशन किए, तो 2000 ग्रेजुएशन के दौरान ही ये फॉर्म निकला और हम ऐसे ही भर दिए इसको। उसके बाद मेरा मोटो था मेन एसएससी का, हम एसएससी में जाना चाहते थे और रिज़ल्ट हुआ भी था। एसएससी और बैंकिंग दोनों में रिज़ल्ट हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं कर पाया उस सब में। एसएससी में भी लास्ट में जाके वो टाइपिंग वाला में रिजेक्ट हो गए उसमें, तो इसको ऐसे ही एग्ज़ाम दिए और ये मेरा क्लियर हो गया। अच्छा। रेलवे मेरा प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन मेरा प्रायोरिटी एसएससी था और बैंकिंग था, तो वही। नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये देखा गया है कि चूंकि बैंकिंग थोड़ा रीजनिंग थोड़ा टफ हो जाता है, जबकि एसएससी में भी आपका इंग्लिश आ जाता है, जबकि रेलवे में आपको इंग्लिश भी नहीं मिलता है और यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है, लेकिन सिलेबस के मामले में बैंकिंग और एसएससी थोड़ा सा राहत होता है। तो आप ये बताइए कि सर जब आपने रेलवे को ज्वाइन किया था तो आप कौन से पद पर ज्वाइन किए थे सर रेलवे को, और कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए थे? हम सर इसको ये आरआरसी से जो फॉर्म निकलता है ग्रुप डी का, जी, वही फॉर्म फिलअप किए थे और उसी में डायरेक्ट हुआ मेरा आरआरसी के थ्रू ही 2015 में। जी, और अभी उसके बाद मेरा 6 साल में 2 प्रमोशन हो चुका है यहाँ। अच्छा। तो पहली बार जब आपने रेलवे को ज्वाइन किया था सर, तो उस समय कौन डिपार्टमेंट क्या था और पोस्ट क्या था? मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल था और पोस्ट हेल्पर 2 था। जी। तो उसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन लगा सर, वो कौन से ईयर में लगा 2015 के बाद? 2015 के बाद मेरा लगा ये लगभग 3.5 साल के बाद मेरा अच्छा, प्रमोशन लगा। 18-19 के बीच में, जून वाले महीने के आसपास, 18-19 के बीच में ये मेरा फर्स्ट प्रमोशन हुआ और ये दिसंबर 2021 में मेरा सेकंड प्रमोशन हुआ। जी। तो आपका जो पहला प्रमोशन लगा था सर, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू हुआ था या फिर आपका जो इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है वो हुआ था? ये जो है इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होता है वो उसी के आधार पे हुआ था मेरा। वो उसमें मौखिक रूप से पूछा जाता है सवाल, वो दोनों तरफ से होता है, ये मौखिक भी पूछा जाता है और ये प्रैक्टिकल भी लिया जाता है जी। तो दोनों तरफ से होने के बाद ही मिलता है प्रमोशन। तो सर जब आपका प्रमोशन लगा तो उसमें आपके पद में क्या बदलाव आया? सर पद में बस ये इसका ये लेवल वाइज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो उस हिसाब से, और ग्रेड पे कहीं लेवल एक दे दिया गया है। इस ग्रेड पे का सबसे मिनिमम होता है 1800 का जो लेवल 1 में आता है। उसके बाद हम लोग को 1900 का मिलता है जो लेवल 2 में आता है। 1900 के बाद डायरेक्ट हम लोग को लेवल 4 मिलता है। लेवल 2 के बाद डायरेक्ट लेवल 4 मिलता है, लेवल 3 इसकी फेस में जी। तो वही उसके हिसाब से लेवल 2400 का ग्रेड पे जो है वो लेवल 2 का आता है, तो उसी में अभी है। अच्छा,
तो सर एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि जो एस्पायरेंट होते हैं, कोई कहीं ना कहीं हर किसी का एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो एक का तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर स्टूडेंट चाहता है, लेकिन उसका जो आगे बढ़ने का सपना होता है वो भी कहीं ना कहीं होता है। तो चूँकि आप काफ़ी यंग एज में रेलवे को ज्वाइन किए होंगे, तो उस समय आप जब रेलवे को ज्वाइन किए तो क्या आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए थे, या फिर जॉब का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी? नहीं सर, जो पढ़ाई तो अभी भी करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो जॉब के बाद जो भी समय मिलता है उसमें अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी निकला, अभी भी मेरा एनटीपीसी निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जॉब तो अपने जगह पे है, जॉब के अलावा समय जो मिलता है घर पे उसमें अभी भी लगे हुए हैं इसमें। अच्छा। जब तक उम्र बच रहा है तब तक आगे बढ़ने के लिए तो हर किसी को प्रयासरत होना चाहिए और वही काम हम भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं अगर अच्छा कुछ इससे भी अच्छा कुछ और हुआ तो वहाँ देखेंगे। तो सर वर्क और प्रिपरेशन के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना होता है, ये चूँकि हमारे चैनल से बहुत सारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ भी जुड़े हुए होते हैं, तो मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू किया है जो मतलब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? यदि पॉसिबल हो तो ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से, उनके सामने कुछ एक्सक्यूजेज हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन ले सके कि नहीं, जब आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, प्रॉब्लम तो बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं। जो सिंगल आदमी है उसको उसके लिए सबसे बड़ी है कि 8 घंटा आप ड्यूटी कीजिए, उसके बाद दोनों टाइम का खाना बनाना हुआ, उसके बाद बहुत सारा जो घर का काम है, उसके बाद जो समय मिलता है वही 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो, उसी में जितना हो सकता है करता है। लेकिन जो करना चाहेगा वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा एनटीपीसी के विषय में भी आपसे जानना चाहूँगा सर, कि आपने कौन सा आरआरबी से फॉर्म फिलअप किया था रेलवे एनटीपीसी? आरआरबी कोलकाता से। आरआरबी कोलकाता में कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो आपका स्कोर क्या रहा था सर? ये CBT 1 में? CBT 1 में हाँ, इसका स्कोर तो मेरा ये है 71 पॉइंट समथिंग। नॉर्मलाइज होगा कितना हो गया था? वो तो सर नहीं, वो वाला पूछ रहे हैं इस बार वाला एनटीपीसी? ये इसी बार के बाद में, मतलब आप जो हम अटेम्प्ट किया नॉर्मलाइज के बाद कितना बढ़ा वो? हाँ, तो वो मेरे लगभग 62-63 के आसपास था, नॉर्मलाइज होके 71 हो गया था। अच्छा, और कट ऑफ कितना रहा था सर कोलकाता का? ये कट ऑफ तो पूरा देखे नहीं थे, लेकिन आप कौन कौन सा लेवल के लिए क्वालिफाई किए थे? लेवल 5 के लिए क्वालिफाई। लेवल 5 के लिए क्वालिफाई, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आया होगा कि नहीं, CBT 2 का भी हम तैयारी कर सकते हैं जब आप? हाँ, तो अभी ये तो थोड़ा सा रिवाइज रिजल्ट के लिए चला गया है। हाँ, रिवाइज रिजल्ट के लिए चला गया है, तो थोड़ा सा और ये हो गया है कि अब देख लेते हैं उसमें आने के बाद, तो अगर किस तरह से रेलवे दोबारा रिजल्ट देती है, अगर जो वो सभी के लिए में एलिजिबल हो जाएंगे, लेवल 6 के लिए भी, तो फिर अच्छे से और करेंगे। क्योंकि अभी लेवल 4 में हम करंट में हैं ही, तो अगर इसका टोटल ऐसे भी फाइनल करते करते कुछ समय तो चल ही जाएगा, तब तक शायद हो सकता है मैं डिपार्टमेंटल ही लेवल 5 में चले जाए, तो फिर जाने देंगे नहीं वो उधर। जी जी, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी ये है। लेकिन इतना तो आप कंफर्म है कि रेलवे 5 लेवल 5 में आप सेलेक्टेड है, तो उसमें तो आप सेलेक्टेड ही रहेंगे, उसमें से आप कहीं नहीं जाने? तो जाएंगे नहीं। तो हाँ, तो उसमें सर एक उसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग का है कि उसमें समय नहीं मिल पाता है अभी। थोड़ा सा घर का भी लाइबिलिटी, अब पहले थे कि सिंगल थे, अब शादी हो गया तो अब थोड़ा सा लाइबिलिटी, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। बढ़ गई है, तो पहले से थोड़ा कम हो गया पढ़ाई, लेकिन फिर भी करते हैं, अभी भी कर ही रहे। जी, देखेंगे। तो आपका जो सेकंड प्रमोशन लगा था सर, वो भी आपका इंटरनल डिपार्टमेंटल के थ्रू लगा था? इंटरनल डिपार्टमेंटल के थ्रू ही चला। तो उसमें आपका पद में क्या बदलाव आया था सर सेकंड प्रमोशन में? सेकंड प्रमोशन में सर वही बोले ना, लेवल 2 से लेवल 4 में चले गए हम। हाँ, 4 से फिर अब लेवल 4 के बाद लेवल 5 में जाएंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद 6 में जाएंगे। अच्छा। इसी तरह से बढ़ता है। लेवल 6 हम लोग का अगर लास्ट है, अगर इसी डिपार्टमेंट में रह जाएंगे तो लेवल 6 मेरा लास्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रमोशन नहीं है। जी जी जी। तो आपके अपने समय में तैयारियों की बात करें सर, तो आप लोग अपने समय में तैयारियां कैसे किया करते थे? मतलब आप लोग के टाइम पे ऑनलाइन का तो इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होगा जितना अभी है। पे ऑनलाइन का नहीं था, तो कैसे किया करते थे सर? सर उस समय तो हम लोग खुद से ही पढ़ते थे, 8-10 का ग्रुप था, उसके बाद एक चलता था जीनियस 30 करके, खुद में ही चलाते थे। उसमें 30 लड़कों का मॉक टेस्ट होता था पर डे के हिसाब से जी, पर डे मॉक टेस्ट होता था। उसमें मॉक टेस्ट में होता था, उसमें कंपटीशन का भावना रहता था, और उसी तरह से घर पे 8-10 लोग जो क्यूज करते थे, उसी तरह से तैयारी होता था सर। सर आपने ग्रुप डिस्कशन का जिक्र किया, अक्सर स्टूडेंट से ऐसा मिलता हूँ तो जानने को मिलता है कि सर
चाहते तो हैं ग्रुप डिस्कशन करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं तो इधर उधर की बातें होने लगती हैं, और एक प्रॉपर जो सिस्टमेटिक चीज़ें चलनी चाहिए, सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं चल पाती हैं। सर तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे सर? सर उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। हम लोग थे सब एक साथ का, लेकिन जब क्यूज होता था तो कोई बाहरी बात नहीं, उसमें डिसिप्लिन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें स्ट्रिक्टली था कि जिसको कुछ इधर उधर का बात करना उसको सीधे हटा देते थे जी। सीधे आप ग्रुप से बाहर हो जाइए। कोई यहाँ सिर्फ बात होगी तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ये चीज़ करना पड़ेगा। और सोचिए, ये अगर सोचता है कोई कि इधर उधर का बात करके भी अगर हम, तो वो नहीं चलेगा उसमें, फिर वो सर वो टाइम पास हो गया फिर। हाँ, तो उसमें डिसिप्लिन में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए अगर तैयारी करते कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। तो सर ग्रुप डिस्कशन में जो आप लोग क्विज किया करते थे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ रेलवे में, उस ग्रुप डिस्कशन के क्विज का कितना % रोल है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर उसका अच्छा रोल होता है। उस ग्रुप डिस्कशन से हमें कुछ ऐसा होता है कि अपना गलती सुधारने के लिए, अपना गलती खुद आदमी को नहीं पता चलता, अगला आदमी ही सुधारता है कि आप कहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में ये सब चीज़ उजागर होता है खुद का, कि हम किस स्टेज पे है। अगर हम 8-10 में ही अगर नहीं ऊपर आ पा रहे हैं तो इतना लंबा बड़ा कंपटीशन में कैसे ऊपर जाएंगे। तो उसमें ये भावना आता है भी अंदर से कि अरे आज हम पीछे से हैं, तो आज इसको पीछे करना है, उसको पीछे करना, इस तरह से जो भावना आती है, फिर वहीं से सर कंपटीशन वाला ये होता है। अगर 8-10 में अगर हम नहीं ऊपर बढ़ सकते हैं तो फिर यहाँ लाखों लाख का कंपटीशन, इसमें ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। फिर रेलवे को ज्वाइन करने के बाद कभी एसएससी के एग्जाम्स में बैठने का मौका मिला? रेलवे में ज्वाइन करने के बाद सर एसएससी नहीं दिए थे। एसएससी नहीं दिए थे? उसके पहले बिहार एसएससी का दिए थे, उसमें हुआ था। पिछले बार जो सचिवालय सहायक उसमें भी हुआ था जी। उसमें भी मेरिट लिस्ट में मेरा मतलब छट गए थे। और फिर इधर एसएससी नहीं दे पाया था, क्योंकि एसएससी का तैयारी थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा बहुत समय का ये ज़रूरत है। तो ड्यूटी में रहते हुए उसका समय उतना नहीं हो पाता है। जैसा कि सर आपने एक टर्म का जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स में बैठे जहाँ पे लगभग फाइनल स्टेज तक पहुँच गए, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाता था। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है सर। तो उस समय स्टूडेंट्स थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, केवल 1 नंबर से मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य ख़राब है, ये वो। तो उस समय आप अपने आप को कैसे संभालते थे सर? सर उस समय बुरा तो लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार छठे, अगले बार ज़रूर होगा। जो भी है मेहनत पे, ये किस्मत भगवान उसको बाद में रखिए, मेहनत सबसे पहले ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी रहा होगा, जिसके चलते उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि मेरा मेरिट के अंदर आ पाया नंबर। सिर्फ सिलेक्शन एग्ज़ाम पास कर पाया, मेरिट नहीं हो पाया। इसलिए किस्मत का दोष नहीं है, कुछ मेहनत का ही है। मेहनत में ही कहीं चूक हुआ होगा, इसके कारण ये हुआ। सर ये बातें सबको पता तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं हो पाता है सर। तो आप इसको प्रैक्टिकली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते थे, तो क्या इसके पीछे मतलब किसी का हाथ था जो आपके मोटिवेशन का काम करते थे? हाँ, मोटिवेशन में मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे। जब भी होता नहीं होता था, ऐसे तो डांटते रहते थे कि तुम पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो करता, लेकिन जब भी रिजल्ट में जब ये होता, गिरता था, रिजल्ट नहीं होता था, उस समय वो हमको डीमोटिवेट नहीं करते थे, उस समय मोटिवेट करते थे। क्योंकि अगर उस समय वो डीमोटिवेट करते थे तो थोड़ा सा और भी ये हो जाते। इसलिए उस समय वो मोटिवेट करते थे, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगला बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मेरा जो जॉब है, ये फर्स्ट बार में ही हो गया था। अच्छा। तो जॉब लगने के बाद थोड़ा सा और भी ये हो जाता है, गार्जियन की तरफ से प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बाकी सब मेहनत के हिसाब से तो हम नहीं ले पाए। यही है। अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि जो भी अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक एनटीपीसी के एस्पायरेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप अपने अनुभव के आधार पर, रेलवे का इतना दिन का जॉब है, प्लस एज ए एस्पायरेंट भी रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे सर, जो भी उनके पास बचा हुआ समय है, चाहे वो एनटीपीसी की बात करें, चाहे वो ग्रुप डी की बात करें, तो इन बचे हुए समय को उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए जिससे कि वो अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट दे सके और वो स्टूडेंट अपना बेस्ट दे सके? हम यही कहना चाहेंगे, जिन भी बच्चों का रिजल्ट हो चुका है और मतलब कुछ जो रेलवे बाद में
ऐड करेगा उसका तो बात का है। लेकिन जिसका हो चुका है वो इस पर डिपेंडेंट ना रहे कि अब रेलवे क्लियर करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। आपका जिस भी लेवल में हुआ है उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन कम ना करें, लगातार और मेहनत तेज कर दें ताकि उसमें क्लियर हो पाए, उसका मेंस में क्लियर हो पाए। और यही कहना चाहूँ, मेहनत करें और उसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई किस्मत नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे होगा, ज़रूर होगा, नहीं होने का बात नहीं है। मतलब हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा लड़का है, बहुत कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, पोस्ट कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कंपटीशन स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हार्ड वर्किंग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हार्ड वर्क पर भरोसा रखिए, अपने खुद पर भरोसा रखिए कि हम कर सकते हैं, ज़रूर होगा। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा सर कि आपने 2015 में रेलवे को ज्वाइन किया, आपने उस समय भी परीक्षा दी, आपने इस बार रेलवे एनटीपीसी भी दिया, तो आप रेलवे का जो सवाल पूछने का तरीका है या फिर जो सवाल पूछने का जो क्वालिटी है या फिर सवाल पूछने का जो स्टैंडर्ड है उसमें आपसे कुछ बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो आपको कुछ बेसिक डिफरेंस दिखता है या फिर लगता है कि नहीं जो पैटर्न पे रेलवे 2015 में सवाल पूछती थी 2021 में भी रेलवे सेम पैटर्न पे सवाल पूछती है, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन होगा सर? सर बहुत अंतर है, 2015 का जो पैटर्न था और उससे पहले का और अब का पैटर्न में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले का जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता था और अब है जो आपको थोड़ा सा, पहले था सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन याद करके आदमी नौकरी ले लेता था, लेकिन अब आपको डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा तभी हो पाए। डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा किताब, थॉरो किताब पढ़ के तभी आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आपका कंसेप्ट कहने का मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा अभी का, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, बात वही है लेकिन घुमा कर पूछ रहा है, पूछने का तरीका अलग हो गया। आप जब तक क्वेश्चन नहीं समझ, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन रहता था, वही चीज़ है। तो इसमें एक टर्म आता है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको क्या लगता है सर रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर क्वेश्चन तो रहता ही है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा रहता था और बहुत कम रहता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम 20 से 30% तो रहता ही है, और बाकी तो फिर नया क्वेश्चन है, वही बोले चीज़ सेम रहता है, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ रहता है, आंसर सेम रहता है, लेकिन वही समझने का थोड़ा सा ये पहले से बहुत अंतर हो गया है क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा लेवल भी ऊपर गया है क्वेश्चन का, डायरेक्ट से थोड़ा सा ऊपर है। इस बार रेलवे के एनटीपीसी की बात करेंगे सर, तो आप इस बार के रेलवे एनटीपीसी में मतलब कि कौन सा मेथड को प्रेफर करते थे अपनी तैयारी के लिए, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? हम तो सेल्फ स्टडी का ही किए थे सर, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं कोई कोचिंग नहीं, खुद का सेल्फ स्टडी ही था। मेरा सिर्फ ये प्लस पॉइंट था कि मेरा मैथ और रीजनिंग थोड़ा अच्छा था, पहले से शुरू से ही अच्छा था, उसके लिए कभी कोचिंग किए नहीं। मैथ रीजनिंग के लिए जो था मेरा खुद का था, बस थोड़ा सा जीके जीएस खुद से पढ़ लेते थे, बस वही उसी के आधार पे हो गया। स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंड करना चाहेंगे आप सर? सर बुक्स तो अभी के टाइम में तो करेंट तो एकदम मस्ट है, करेंट का कोई भी बुक लीजिए, ईमानदारी से करेंट का आप प्रतिदिन करेंट बुक पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जब बहुत सारा बच्चा रहता है कि जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम करेंट पढ़ लेंगे मेरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आप 10 दिन में करेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंट अब 1 महीना का नहीं पूछता है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने पीछे का पूछता है, तो वो करेंट टोटल दिमाग में रहता नहीं है इंसान का। इसलिए करेंट डेली पढ़ें, बहुत ज़रूरी है करेंट पढ़ने के लिए। और बुक सर रिकमेंड किया, वो तो लूसेंट है एक, और एक बुक और है क्रॉन का है, वो दोनों पर्याप्त है रेलवे के लिए, पर्याप्त है ये दोनों बुक। अच्छा। और प्लस में करंट का कोई भी आप समसामयिकी दर्पण कुछ भी जो भी हो कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसी का। मैथ के लिए RS अग्रवाल, मैथ रीजनिंग के लिए तो सर हम बुक इसलिए नहीं कहे क्योंकि हम कभी खरीद के पढ़े नहीं। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं मैथ्स के लिए, आप लोग RS अग्रवाल नो डाउट एक अच्छी बुक है। अग्रवाल है जो तैयारी करते हैं वो RS अग्रवाल का बुक तो रखते ही हैं।
तो रेलवे में जो भी आप लोग का प्रमोशंस होता है सर, तो प्रमोशन के बाद जो भी रेलवे की तरफ से आप लोग को फैसिलिटीज़ मिलती है, तो क्या कुछ पद के लिए कुछ खास सुविधाएं होती है या फिर हर रेलवे एम्प्लॉय को रेलवे की तरफ से सेम फैसिलिटीज़ दी जाती है? नहीं सर, वो पोस्ट कुछ फैसिलिटी तो ऐसा है जो पोस्ट के हिसाब से है। जैसे हमारा हो गया हाउस रेंट या फिर ये क्वार्टर जो है वो टाइप के हिसाब से, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से करके है। जो जिस तरह का पोस्ट है उस तरह से मिलता है क्वार्टर कुछ है। बाकी मेडिकल सबका सेम है। मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऊंचे पद पे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है नीचे पद पे, ऐसा कुछ। मेडिकल सबका सेम है। पास पीटीओ का भी है, उसमें भी अंतर पड़ता है। पोस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर इनिशियल 5 ईयर के लिए आपको एक ही पास मिलता है। अगर आपका जॉब 5 साल हो गया तो उसके बाद 3 पास मिलता है और 3 पीटीओ। और वो भी है कि सर लेवल 5 से जब लेवल 5 में आप चल जाएंगे तब आपको एसी तीनों पास जो है एसी का मिलेगा। और उसके नीचे का अगर है तो आपको एक एसी का मिलेगा, बाकी सब स्लीपर का मिलता है। तो इस तरह का सुविधा है पोस्ट के हिसाब से। और ऊपर का पोस्ट जाइएगा तो फिर फर्स्ट एसी का पास मिलता है। तो पोस्ट के हिसाब से कुछ सुविधा है, कुछ नहीं है। तो सर इधर पॉसिबल हो तो भी बताइएगा सर। तो अभी आप लोगों का जो नेट ग्रॉस पेमेंट बनता है वो कितना बनता है लगभग अप्रॉक्स? अभी सर ग्रॉस वही 38 के आसपास बनता है। 37-38 के आसपास बनता है। तो ये जो पूरा आपका जर्नी रहा सर, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक का, बेसिकली आपसे एक कोई ब्यूटीफुल मोमेंट पूछा जाए तो आपका वो खूबसूरत लम्हा कौन सा रहा है सर? सर जॉब में तो ऐसा कुछ अभी ब्यूटीफुल मोमेंट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। कोई एक स्ट्रगलिंग मोमेंट सर? हाँ, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में। वही स्ट्रगलिंग मोमेंट तो सर वही है जिस टाइम में हम तैयारी कर रहे उस समय में थोड़ा था मेरा घर का जो सिचुएशन था वो सही नहीं था। माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था तो उधर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे और साथ में इधर भी, तो उसी समय थोड़ा स्ट्रगलिंग था मोमेंट। चलिए ठीक है सर, और कुछ फाइनली कहना चाहेंगे? और बाकी जो भी एनटीपीसी के विद्यार्थी हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए एक ही बात कहेंगे कि आप हार्ड वर्किंग छोड़िए नहीं। हार्ड वर्किंग से ही सफलता मिलता है। कोई लक कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ वो एक्सक्यूज होता है। अगर कोई ये करता है वो एक्सक्यूज का है। हार्ड वर्किंग कीजिए। आज नहीं होगा तो अगले बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। हार्ड वर्क हम देखे हैं, मेरे साथ बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा था जो जिसका से शुरू किया था और वो अच्छा सा जॉब लेके अभी सेटल है। इसलिए मेहनत से ही मिलेगा जॉब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में इसी तरह से तरक्की करें और हमारा रेल भी आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।